हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो मैंने एक प्रीवियस क्लास में कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है, उससे फर्दर हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। अभी क्लासिफिकेशन वर्ड को हम पहले डिफाइन करते हैं। क्या होता है, हमारे पास एक रॉ डेटा होता है, ठीक। जब हम कहीं का भी किसी भी चीज़ की हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है। तो अब क्या होता है, रॉ डेटा में एनालिसिस करने में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, उस रॉ डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है डाटा को। क्या हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी की बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि आपने पॉपुलेशन का डेटा फाइंड आउट किया था, तो आपके पास एक रॉ डेटा फॉर्म थी। तो आपने क्या किया, उसको क्लासिफाई करने के लिए उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी बना दी। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अब आप डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कितनी मेल है और कितने फीमेल हैं। ऐसे ही हम अगर चाहें तो उसको हम एज ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं कि हमारे अडल्ट कितने हैं, हमारे चिल्ड्रन कितने हैं। इन बेसिस पे भी हम अपना डेटा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो क्लासिफिकेशन कैन बी एक्सप्लेन एज द प्रोसेस where the data are being judged based on their characteristics and behavior which is later on organized in different groups and subgroups। क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने प्रोसेस किया है डेटा के ऊपर, ठीक है ना। किस बेसिस पे, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसका कोई बिहेवियर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना ली मेल फीमेल की या फिर एज ग्रुप की, तो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बना लिया। अगर बिहेवियर की बात करते तो हम ये कर देते कि कौन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है और कौन ज़्यादा ही मतलब रूड टाइप होते हैं। तो उस बेसिस पे भी हम करेक्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं फर्दर हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके सब ग्रुप्स बना देते हैं। तो यही हमारा सब कुछ क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है वेयर डेटा आर अरेंज्ड। हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक। उसके करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ताकि हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकें और हम हमारा डेटा का एनालिसिस कर सकें, उससे अपना रिजल्ट निकाल सकें, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। अब क्या होता है, आपके पास क्या होता है, एक रॉ फॉर्म में डेटा है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, उससे कोई कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उससे पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है किसी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि हम अपने डेटा को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं हम डेटा की, उससे ब्रीफ आंसर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई ऐसे ही पॉपुलेशन का डेटा गिवन होगा तो आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि आपके यहाँ की पॉपुलेशन किस तरीके की है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक ब्रीफ मैनर में होता है कि हम प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट डेटा इन अ ब्रीफ मैनर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि इससे क्या होता है, आप इजीली डेटा को अब क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, उससे अपने कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। यूटिलिटी, अब क्या होता है, आपके पास ऐसे ही रॉ फॉर्म में अगर डेटा पड़ा हुआ है तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा डेटा आपके लिए यूजफुल है और कौन सा आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है, नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको अगर क्लासीफाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डेटा से आपको यूटिलिटी मिलेगी, कौन सा डेटा आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, हाईलाइट्स करता है सिमिलैरिटी इन दी डेटा, ठीक है। ये क्या करता है, हाईलाइट्स दी सिमिलैरिटीज इन दी डेटा। आपके पास एक डेटा है रॉ फॉर्म में, तो आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, मगर आपने अगर उसको क्लासीफाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा में क्या सिमिलैरिटी है, कौन कौन सा डेटा एक दूसरे से सिमिलर है। तो उससे क्या होता है, यूटिलिटी आती है किसी भी डेटा में। नेक्स्ट आता है, अगर आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंस कर सकते हैं, आप डिस्टिंग कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं डेटा में, ठीक है। किस चीज़ का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप ग्रुप्स बना सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आता है उसके बेसिस पे आप डेटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में हम डेटा डाल सकते हैं।
जैसे मैंने मेल फीमेल किया, तो इस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डेटा का, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा से डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक दूसरे में डिस्टिंक्टनेस आ सकती है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो आप इससे क्या, आपको जब आपने क्लासीफाई कर दिया तो आपके पास क्या आ गया कि आप मेल और फीमेल को अलग अलग कैटेगरी बना दी, इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरेबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि ये फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन ऑफ डेटा, ठीक है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा। आप डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आप फीमेल का डेटा निकाल लेंगे तो आप इसकी पॉपुलेशन को मेल की पॉपुलेशन और इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कौन कौन से एज ग्रुप के लोग यहाँ पर फीमेल में ज़्यादा हैं, किस किस एज ग्रुप के मेल में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप फैसिलिटेट कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। ये क्या है, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म्स में। तो क्या करें, आप साइंटिफिक अरेंजमेंट कर रहे हैं डेटा का, जिससे कि क्या इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज करता है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा का मतलब है कि जिस स्टडी के लिए आपने वो डेटा कलेक्ट किया है वो स्टडी को उस के लिए वो यूजफुल है या नहीं। तो अगर आपने डेटा को साइंटिफिकली एक मैनर में अरेंज कर लिया तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी स्टडी के लिए रिलायबल है या नहीं, इससे रिलायबल रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये अट्रैक्टिव लगता है और इफेक्टिव लगता है। आपके पास कोई रॉ डेटा पड़ा हुआ है, ऐसी आपके पास ऐसे ही पड़े हुए हैं कि गाजियाबाद में इतनी पॉपुलेशन है, दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, तो एक रॉ फॉर्म में ऐसे ही आपके पास डेटा आ गया। मगर आप अगर उसी डेटा को एक वे में कि ये दिल्ली की पॉपुलेशन है, दिल्ली में ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल कैटेगरी है, ये फीमेल कैटेगरी है, ऐसे ही आपने फिर गाजियाबाद का एक कॉलम बना लिया, फिर आपने गाजियाबाद में भी यही करा कि ये हमारे मेल हैं और ये हमारी फीमेल। तो क्या कहते हैं, ये इससे ना अगर आप डेटा क्लासीफाई कर देते हैं, एक तो अट्रैक्टिव लगता है, आपको वो स्टडी करने में अच्छा लगेगा, दूसरा वो इफेक्टिव होता है क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, वो आपको जल्दी रिजल्ट देगा। तो इसमें क्या हेल्प करता है कि आप डेटा को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कुछ मिसलीनियस ऑब्जेक्टिव भी होते हैं इसके, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा कुछ मिसलीनियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास जब वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो, आपके पास डेटा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी स्टडी आप उसकी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके डेटा को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस में, सिमिलैरिटी और उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे इजीली आप डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उससे अपनी फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उससे अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्या होता है, ये एड ऑफ कंपैरिजन होता है। आप क्लासिफिकेशन से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका और क्या है कि ये क्या करता है, डेटा को एक आप अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये मेल फीमेल कैटेगरी थी, ऐसे ही आप डेटा को इजीली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मटेरियल गैदर। आप क्या कहते हैं, कैसे मटेरियल आपने गैदर किया है, पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, तो इसमें ये हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सुटेबिलिटी। क्या होता है कि द क्लासिफिकेशन शुड कंफर्म टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या करे कि ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंक्वायरी उसमें हेल्प हो, आपने क्लासीफाई डेटा इस तरीके से ही क्लासीफाई किया हो जो कि आपकी जो स्टडी है उसके लिए ये क्या हो, यूजफुल हो। लाइक आपने गाजियाबाद का और दिल्ली का, मुंबई, इन सब का डेटा लिया, तो आप फिर उसको इस तरीके से आपको ये पता करना है कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं किसी प्रोडक्ट को लेके। तो आप क्या करोगे, आप मेल फीमेल की जो कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है, और जो ऐसा डेटा लेंगे जो कि आपकी स्टडी के लिए सुटेबल हो। तो सुटेबिलिटी ये है कि डेटा को इस तरीके से क्लासीफाई करो कि वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में हेल्प करे। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है द क्लासिफिकेशन शुड, इसमें आता है द ओनली वन प्रिंसिपल मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। आपने एक प्रिंसिपल सेट कर लिया कि आप अपना डेटा किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, आपने एक एम बना लिया, एक प्रिंसिपल सेट कर लिया कि हम प्राइमरी सोर्स ले रहे हैं डेटा कलेक्शन का, मान लो हमने प्राइमरी सोर्स सेलेक्ट किया है, तो आप इसी को बेसिस बनाते हुए अपना क्या करोगे, क्लासिफिकेशन भी इसी के बेसिस पे करेंगे हम लोग, इसी के बेसिस पे हम हमारा एनालिसिस भी करेंगे। या फिर अगर मैंने बोल दिया था कि मैं कौन सी टेक्निक, अगर मैं टी टेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, एफ टेस्ट का यूज़ कर रही हूँ,
तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट हर जगह उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका होमोजीनिटी। होमोजीनियस हमने पढ़ा था, होमोजीनिटी का मतलब होता है सिमिलर। हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं कि हम ईच क्लास में सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ आइटम, ठीक है। तो ये होमोजेनिटी होती है, जैसे मैंने मेल और फीमेल बनाया तो सारे मेल इस कैटेगरी में आएंगे और सारे फीमेल इस कैटेगरी में आएंगे। तो हमने क्या किया, जो होमोजीनियस ग्रुप्स हैं, जो सिमिलर हैं, वो एक कैटेगरी में आएंगे, जो इस कैटेगरी के हैं वो सारे सिमिलर डेटा इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये होमोजेनिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सिचुएशन चेंज भी हो जाती है तब भी आपका क्लासिफिकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो इजीली अपने आप को एकोमोडेट कर सके, यूजफुल हो सके डिफरेंट सिचुएशन में। ये नहीं है कि सिर्फ आज की 2023 के बेसिस पे भी अगर हमने क्लासिफिकेशन करी है तो ये ना हो कि वो 2024 में एप्लीकेबल ना हो पाए ऐसी क्लासिफिकेशन। तो आपको ऐसी क्लासिफिकेशन करनी है जो कि क्या हो, थ्रू आउट कितने भी चेंजेस आ जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, तब भी वो गुड क्लासिफिकेशन होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। वो इस तरीके की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन में आपको एक रिजल्ट फाइंड आउट कराने में हेल्प कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या होता है, ईच आइटम शुड बी प्लेस्ड एट ओनली वन क्लास। अब क्या होता है, जैसे आपके पास आ गया सीता, गीता, राम, श्याम। अब आपने इनकी फीमेल और मेल कैटेगरी बनाई, तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपने अगर सीता को यहाँ लिया है तो सीता को आप यहाँ नहीं लेंगे। ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर एक में आ गया है तो दूसरे ग्रुप में वो नहीं आएगा। राम यहाँ आ गया है तो राम यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि एक आइटम सिर्फ एक ही क्लास में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब है द क्लासिफिकेशन शुड बी एग्जॉस्टिव, ईच एंड एवरी आइटम इन द डेटा मस्ट बिलोंग टू वन ऑफ क्लास। यही होता है कि क्या बोल रहे हैं, हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम शुड बिलोंग टू ओनली वन क्लास। वो खाली एक ही क्लास से बिलोंग करे, बिलोंग टू वन क्लास। अगर सीता है तो सीता खाली फीमेल में हो, वो मेल में ना हो। राम है तो वो खाली मेल में हो, फीमेल में ना हो। कोई रेजिडुअल क्लासेस ना बनाई हो आपने, कि कोई ऐसा नहीं बनाया हो कि जिसमें आपने मिसलिनियस भी पॉइंट बना दिया कि आपने मेल फीमेल के अलावा एक मिसलिनियस कॉलम भी बना दिया। नहीं, या तो कोई फीमेल में आएगा, मेल में आएगा, मिसलिनियस का कोई कॉलम नहीं होगा। हर एक सिर्फ दो क्लासेस बनाई है तो उन्हीं के अंदर आना चाहिए। नहीं कि आपने थर्ड पॉइंट मिसलिनियस बना दिया और वो आइटम बना दी, नहीं, आप हर किसी की अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। गुड क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो हमारा आता है नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। आप कौन सी क्लासिफिकेशन को सबसे बेस्ट मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कि वो कॉम्प्रीहेंसिव हो, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है कि वो आपको ऐसी क्लासिफिकेशन हो कि आपको कंप्लीट नॉलेज दे, सारे आइटम्स ऑफ डेटा उसमें कवर हो जाए। इसके अंदर इसका मतलब है कवर्स ऑल दी आइटम्स ऑफ द डेटा। आपके पास जो रॉ फॉर्म में डेटा है, आपके पास कोई रॉ डेटा है, तो आप उसको इस तरीके से क्लासीफाई करें कि उसका ईच एंड एवरी आइटम उस क्लासिफिकेशन का पार्ट हो। अगर आपके पास राम, सीता, गीता सब कोई है तो हर कोई कैटेगरी में डिवाइड हो, कोई भी लेफ्ट आउट ना रह जाए, कोई भी डेटा में से कोई भी बंदा, मतलब कोई भी स्टूडेंट बाहर ना रह जाए, सबको हम उस डेटा में क्लासीफाई कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि आप ग्रुप बनाओ, सब ग्रुप बनाओ, सारे आइटम्स को कवर करो। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। हम क्लासिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा है, उससे हम उससे कोई क्लियर कट रिजल्ट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, हम क्लैरिटी आती है, हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जब आपके पास क्लियर कट रिजल्ट होगा, क्लासिफिकेशन होगी, तो आप इजीली कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या होता है, क्लियर आंसर मिलता है, क्लैरिटी आती है डेटा की। नेक्स्ट आता है होमोजीनिटी। वो हमने पढ़ा था, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। आप डेटा को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी स्पेशलिटी, उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। फीमेल मेल को हमने डिवाइड किया हर किसी की सिमिलैरिटी के बेसिस में। तो क्लासिफिकेशन कैसी हो, अगर हमने हर कैटेगरी को ऐसा बनाया कि हर कैटेगरी के अंदर विद इन ईच कैटेगरी सिमिलैरिटी आए, वो सारे सिमिलर हो। अगर फीमेल ऑप्शन है, फीमेल वाला हमारा ये है एक कैटेगरी, तो सारे उसके अंदर फीमेल्स आए, कोई भी एक दूसरे से क्या हो, डिसिमिलर ना हो, सब फीमेल हो। ऐसी मेल में अगर मेल लिया है तो सब उसमें मेल की ही कैटेगरीज हो, सारा डेटा मेल रिलेटेड हो।
नेक्स्ट आता है कि सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब कि क्लासिफिकेशन ऐसी हो जो कि आपकी स्टडी के लिए यूजफुल हो, जो आपने जिस केस के लिए वो स्टडी करी है, जिस केस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो बनाया, तो वो आपका फुलफिल कर सके आपका पर्पस ऑफ स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी। ये वही है जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उसी के जैसा है कि स्टेबिलिटी हो, कि आप किसी भी तरीके की अगर इन्वेस्टिगेशन कर लें तो आपकी क्लासिफिकेशन पे कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है ना। आप सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो, सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर मैंने कैटेगरी पहले मेल फीमेल के बेसिस पे बनाई है तो मैं थ्रू आउट उसी का बेसिस बनाकर अपना डेटा क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी होती है। और लास्ट हमारा होता है सिक्स्थ वन, दैट इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है एज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंजेस। अब क्या होता है, आपका जो स्टडी का पर्पस था, जो क्लासिफिकेशन का पर्पस था, अगर वो चेंज हो रहा है तो वन शुड बी एबल टू चेंज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका पर्पस चेंज हो गया क्लासिफिकेशन का, जैसे मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि हमारे यहाँ कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ये मेरा पर्पस था क्लासिफिकेशन का। अगर इस क्लासिफिकेशन के पर्पस पे चेंज आ जाए तो हमारा जो ये हमने ये मेल फीमेल की कैटेगरी बनाई है, डेटा में हमें ये पूछना था कि हमारी पॉपुलेशन में कितने मेल हैं फीमेल हैं, तो मैंने क्या करा, अपनी फीमेल और मेल की कैटेगरी बना ली। और इन केस अगर हमारा पर्पस चेंज हो गया, हमारा पर्पस अब ये हो गया कि हमारे यहाँ अडल्ट कितने हैं, हमारे यहाँ चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है था ओल्ड एज वाले वो लोग कितने, वो उनकी कैटेगरी बनानी है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा पर्पस ऑफ स्टडी चेंज हो गया। तो आपका डेटा ऐसा होना चाहिए, आपकी क्लासिफिकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि आप इजीली उसको चेंज कर सकें। उसके बेसिस, यहाँ पे हमने बेसिस क्या बनाए थे, मेल एंड फीमेल, अब आपका ये आ गया तो अब आपको बेसिस क्या बनाना पड़ेगा, दैट इज एज ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो आप पर्पस अगर चेंज होगा तो आप अपनी क्लासिफिकेशन के बेसिस को भी चेंज कर सकें, ऐसा आपको क्लासिफिकेशन बनाना है। तो आप इजीली क्या करेंगे, आपका मेल फीमेल था, आप एज ग्रुप ले लेंगे कि 0 to 10 की एज कितनी है, वाले बच्चे कितने हैं, या 10 to 20 वाले, 20 to 30 वाले, ऐसे हम अपना डेटा इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के टाइप्स होते हैं कि हम अपनी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, ये हमारे इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि हम डेटा को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, मान लो, ठीक है ना। कोई इंडिया ले लिया, इंडिया के अंदर हमने जैसे गाजियाबाद ले लिया, दिल्ली ले ली, मुंबई ले लिया, तो हमने अलग अलग जगह का डेटा कलेक्ट किया, तो ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, डेटा को एक पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे डिवाइड कर लिया है कि 2015 में कैसा डेटा था, 2016 में कितना था, 17 में कितना था, 18 में, क्या करें हम थ्रू आउट टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है, अगर हमने मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्वालिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए नंबर्स तो हम तो उन्हें नहीं डाल पाएंगे। क्वालिटी तो क्या होता है, उसमें क्वांटिटी का कोई रोल नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि किसका नेचर ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप वो ले लें मेल फीमेल, तो ये सेक्स होता है, ठीक है, जेंडर, दैट इज आप जेंडर बोल दो चाहे, तो इसमें मेल एंड फीमेल है, तो ये क्या है, ये क्वालिटी है, ये ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कलर ऑफ हेयर के बेसिस पे कर सकते हैं कि किसी के बालों का कलर क्या है, तो हमने क्या करा, उनकी क्वालिटीज़ देख ली हैं। लिटरेसी रेट कितना है, तो ये सारा आता है क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा ये वन था, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन हमारा आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम क्या लेते हैं, जैसे हमने बच्चों की हाइट, वेट, ठीक है ना, इसके अंदर हम हाइट के डिफरेंसेस निकालते हैं, वेट का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है क्वांटिटेटिव पे, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, डेटा आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन और प्लेसेस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ अ पैडी इन अ डिफरेंट स्टेट्स इन दिल्ली या इंडिया, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो क्या होता है ज्योग्राफिकल, क्या मतलब क्या है कि हमने डेटा किसके बेसिस पे डिवाइड किया, हमारा ज्योग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे, ठीक है, या फिर प्लेसेस बोल सकते हैं।
तो क्या हुआ, मुझे वीट फाइंड आउट करना था कि वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा ले लिया। तो मैंने प्रोडक्शन निकाला, मैंने लिखा कि हमारा इंडिया का कितना था, ठीक है ना, इंग्लैंड का कितना था, रशिया का कैसा था, यूएस से। मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का। तो मैंने क्या किया, जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो ये हमारा होता है जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा था क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जब हम टाइम पीरियड के बेसिस पे एक डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम डेटा को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने डेटा को टाइम के ऑर्डर में, ईयर मंथ वीक्स के ऑर्डर में हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। आप डेटा को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, मैंने ईयर लिया है यहाँ पर 2011, 12, 13, 14, ऐसे मैंने यहाँ ईयर लिया है। मैंने किसी कंपनी का डेटा लिया है फॉर द ईयर 2011 टू 2014। तो मैंने क्या करा, उनका प्रॉफिट निकाला कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है इन सब ईयर्स में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल हमारा क्लासिफिकेशन हुआ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हमारा कितना कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा हमारा होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं किसकी बेसिस पे, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। हम पॉपुलेशन के किन किन कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप मान लो तो हम उनका हम जेंडर या सेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, उनके कलर ऑफ हेयर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना है, हमारे यहाँ पे कितने पढ़े हुए लोग हैं, कितने इलिटरेट हैं, उनके बेसिस पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ का रिलीजन कौन सा है, इंडिया में कौन सा रिलीजन को माना जाता है, बाहर कौन सा रिलीजन माना जाता है, इनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या करते हैं, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिनको हम नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते। वी कांट मेजर दीज डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो इनका क्या है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव नेचर के डेटा होते हैं, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, इनका खाली ये देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है या इनकी प्रेजेंस है इकॉनमी में या नहीं है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ है या नहीं है, हेयर के कलर ब्लैक है, वाइट है या फिर गोल्डन है, तो इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन है, अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई पॉपुलेशन है, तो हमने देखा कि कितने पीपल को, तो पीपल विद कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को, कुछ कलर उनको दिखते नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इसका हो सकता है, पीपल विदाउट कलर ब्लाइंडनेस, कितने लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो हमने क्या करा, एक क्वालिटी के बेसिस पे किया, ठीक है, कि इतना है। या फिर मैं अब अगर बोलूँ मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं उनको उनके एक बिहेवियर के फॉर्म में भी उनको कर सकते हैं कि किसका रूड बिहेवियर है, ठीक है ना, और किसका क्या है, मतलब एक चीयरफुल नेचर है। इसके बेसिस पे मैं अपना डेटा क्लासीफाई कर सकती हूँ। तो ये कहता है ये क्वालिटी है, इनको हम क्वालिटी के बेसिस पे होता है। तो डेटा को हम क्वालिटी के बेसिस पे जब क्लासीफाई करते हैं तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। अब क्या होता है, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऐसी करें जिसको हम नंबर की फॉर्म में ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम जब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द सम कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड। क्या होता है, डेटा ऐसा है, क्लासिफिकेशन ऐसी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बोला था उस वाले क्वालिटेटिव में कि रूड है, रूडनेस किस में ज़्यादा है, कौन बहुत ज़्यादा चीयरफुल है। तो ये क्या होता है, इनको आप नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते। आप इसमें सिर्फ हाई लो स्टार्स ग्रेड्स दे देते हैं, मगर मेजर नहीं कर सकते हम रूडनेस 100% है किसी के अंदर, या फिर ये चीयरफुलनेस 50% है, ऐसे हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। मगर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ऐसा डेटा है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। आप हाइट, अगर आपको किसी क्लास की फाइंड आउट करनी है कि बच्चों की हाइट कितनी है, तो आप उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। लोगों का, बच्चों का वेट कितना है, आप इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, वेट्स लिए। अब डेटा की क्लासिफिकेशन दिखाती हूँ मैं। आपने वेट्स लिए, आपने एक केजी में हमने वेट्स लिए हैं, तो हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कि 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, 20 to 25। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, वेट्स को क्लासीफाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कि कितने बच्चे हैं जिनका इतना इतना 5 to 10 के बीच में आता है। मान लो 50 थे, ये 200 थे, ये 260 हैं, 90। तो इस तरीके से मैंने क्या, अपना डेटा को क्लासीफाई कर दिया। तो ये होता है जब हम
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं। आप चाहो तो अगर किसी एम्प्लॉय, किसी कंपनी की बात कर लें तो हमने देखा यहाँ पे हमने लिया है स्केल ऑफ पे कि एम्प्लॉयज़ को कितना पे मिल रहा है, और यहाँ पे हमने ले लिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लिए। तो मान लो हमने बोला है कि किसी को इसके बिटवीन कितने लोगों को इसके बिटवीन सैलरी मिल रही है यहाँ पर, या फिर 15,600 और 3900 के बीच में, 37,400 एंड 67,000 के बिटवीन। तो यहाँ पे आया कि 467 को मिल रहा है, 215 को मिल रहा है, ये 158 को मिल रहा है, और टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 840। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा को क्लासीफाई कर दिया कि इतने पे स्केल पे इतने एम्प्लॉयज़ हैं और टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ 840 है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अब हमारा आता है अब आता है हमारा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है। अब ज़रा हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये न्यू टॉपिक है, दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा इन अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि आपके पास कोई रॉ डेटा है, ठीक है, तो आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर या एक सीक्वेंस में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल सीरीज में हेल्प करता है। तो क्या होता है, अ सीरीज इज यूज्ड statistically measured, defined as a things or attributes of things arranged according to some logical order। तो आप क्या करते हो, आप डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या किस किस कैटेगरी में आता है, जैसे आप टाइप्स ऑफ सीरीज की बात करें कि कितने तरीके की आपके यहाँ सीरीज होती है। आपने डेटा को क्या किया है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो आपने यहाँ पे एक तरफ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया, दूसरी तरफ आपने उनके मार्क्स लिखे। तो ये क्या होता है, ये एक सीरीज होती है जिसमें आप डेटा को एक प्रॉपर और लॉजिकल सीक्वेंस में बनाते हैं। आप क्या करते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कलेक्ट करते हो। तो टाइप्स ऑफ सीरीज क्या है आपकी, दो तरीके की टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, न्यूमेरिकल मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि आपका जो डेटा है या तो आप उसको न्यूमेरिकल मेजरमेंट के बेसिस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला आता है, मेजरमेंट वाला आता है, इसके अंदर दो टाइप की सीरीज है आपकी। एक तो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, एक आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, कॉमर्स में, आपकी स्टैट्स के अंदर है। ये क्या होता है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, एक होती है आपकी जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है। इसमें भी दो तरीके की सीरीज होती है, एक आपकी होती है डिस्क्रीट, ठीक है, एक आपकी होती है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये दो तरीके की होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में आपकी बहुत सारी हैं, टाइम सीरीज है, ठीक है, तो कंडीशन सीरीज है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम हमारा मेजरमेंट और न्यूमेरिकल बेसिस के पे हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है जब हमारा जो भी हमारा न्यूमेरिकल मेजरमेंट के बेसिस पे, तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन अ सीरीज वेयर द आइटम आर लिस्टेड वन आफ्टर ईच ऑब्जर्वेशन। आपके पास एक डेटा, आपको सीरीज गिवन होगी, वन आफ्टर अदर आपको ऐसे कुछ डेटा सा रॉ डेटा ऐसा मिला होगा, या फिर 10, 9, 11, आप पहले क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, आपके पास एक ऐसी डेटा होता है। इसमें क्या होता है कि दीज ऑब्जर्वेशन शुड बी अरेंज इन इधर द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रॉ डेटा को अरेंज करना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल सीरीज, ऑल दी आइटम आर शोन सेपरेटली। सारे आइटम को आपको सेपरेटली शोन कर दिए जाएंगे, आपको ऐसे दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उन सबको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। मान लो मैंने 1, 2, 3 छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, उसके बाद 9 एंड देन 10, 11, 15, अब मैंने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया है। तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया, इसमें आपको कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, आपको डेटा ऐसे ही गिवन होता है, आपको सिर्फ उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है। तो अगर इसमें भी बोलें ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर, हम डेटा को, अगर आपको कुछ मार्क्स गिवन है, ठीक है, तो
तो आप क्या कर सकते हो, रोल नंबर्स के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनको कितने मिले हैं, इसके बेसिस पे आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा, या फिर आप अरेंजमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब कि क्या, आपको जो मार्क्स गिवन थे आपने क्या किया, उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आपके पास है चॉइस कि आप डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर के बेसिस पे कर दो, आप नंबर दे दो, या फिर आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आप अरेंजमेंट के बेसिस पे कर दो। ठीक है, आपके पास ये दो मेथड्स होते हैं इसको करने के। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपका इसमें था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर अकरेंस। इसमें आपको कोई डेटा गिवन होगा, अगर मान लो मार्क्स गिवन थे आपको 100 में से बच्चों के आए हैं 60 50 40 30, तो यहाँ पर आपको ना फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी कि कितने बच्चों के कितनी बार इतने यही मार्क्स आए हैं। मान लो 60 आए थे 10 बच्चों के, ये 5 के, ये 2 के, और ये आए हमारे 6 के। तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे अकरेंस गिवन होती है कि कितनी बार सेम यही मार्क्स आए हैं। तो इसमें आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेबल है, स्टैटिस्टिकल टेबल होती है जो कि शो करती है डिस्टिंक्ट वैल्यू, सारी जितनी भी अलग अलग वैल्यूज है उनको शो किया जाता है। ठीक है, उनको हम अरेंज करके रखते हैं किसी ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली चेक करते हैं कि हर एक ग्रुप की कोरस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि 60 कितनी बार कितने स्टूडेंट्स का आया है। ठीक है, इसकी अकरेंस कितनी बार हुई है, कितनी बार 60 मार्क्स आए हैं बच्चों के, कितने बच्चों के आए हैं, 60 मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो ये 60 मार्क्स 6 बार आए हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं, अब जैसे मैं आपको एक डेटा बताती हूँ कि एज ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको, तो पहले हमने एज को एक ऑर्डर में लिखा, ये क्या है 20 21 24 25, ऐसे हमने यहाँ पे एजेस लिखी बच्चों की। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स बनाते हैं, और यहाँ पर हमने इसको फ्रीक्वेंसी ली। मान लो ये थे 4, ये 7 8 4 3 एंड 4। तो अब बनता कैसे है, तो ये बनाएंगे हम हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए 1, ऐसे 1 2 3 4। 5 के लिए हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं, ये मतलब हो गया 5, फिर 6 7 8 9 एंड देन कट 10। ठीक है, तो अगर 4 है 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया। यहाँ पर है 7, 1 2 3 4 कट 5 6 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3, ये हमारा 8 हो गया, दैट इज 4 1 2 3, और यहाँ पर हमारा 1 2 4। तो ये आपका क्या है, ये एक आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी बनती है। ठीक, इसमें आपको ये टैली मार्क बनाने के लिए आ जाता है, फिर उसके साथ आपकी करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। अब क्या आता है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था, एक डिस्क्रीट होता है और एक आपका कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं। अब क्या होते हैं, हम इसको आगे फर्दर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अरेंज्ड इंडिविजुअली, अलग अलग इंडिविजुअली आपको वैल्यूज गिवन होती है। कि मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, किसी एक फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 0 कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 कितने में है, 3 क्या है, 4, हमने इंडिविजुअली लिया है। हमने क्या किया, ये नहीं देखा कि 0 से 4 के बीच में कितने, नहीं, हमने डेटा को इंडिविजुअली कलेक्ट किया है कि 0 कितने हैं, 1 कितने हैं, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसका टैली मार्क बनाया है, यहाँ पे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ली है। मान लो कि एक फैमिली में एक भी बच्चा कितने के पास नहीं है, 3, एक बच्चा है 4 के पास, 6 4 3, ऐसे ही यहाँ पे हम इसके टैली मार्क बस बना लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें आपको इंडिविजुअल आइटम्स गिवन होते हैं। आपको ये गिवन होगा कि 0 कितने के पास नहीं है, 1 2 3, इंडिविजुअली हमने आइटम्स को लिया है। तो ये डिस्क्रीट होता है कि हमने हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली अरेंज किया है, हमने उसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिया। तो ये होता है हमारा डिस्क्रीट का एग्जाम्पल। ठीक है, हमने अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बनाना है तो हम उसको हर एक आइटम को इंडिविजुअली लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूस। सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है
जैसे डिस्क्रीट में क्या होता है कि इंडिविजुअल आपको हर एक आइटम को अलग अलग उसकी फ्रिक्वेंसीज गिवन होती है। यहाँ पे अगर आपको हाइट्स की बात करें, अगर मैंने एग्जांपल लिया है कि हाइट्स की हमने बच्चों की हाइट्स निकालनी है कि 50% का हमने डेटा ले लिया, कोई भी 50% लिए, तो यहाँ पे हमने उनका टेली मार्क्स बनाया और यहाँ पे हमने उनकी फ्रिक्वेंसी ली है। तो अब क्या था, डिस्क्रीट में तो क्या करते हैं, अगर हमने हाइट निकालनी है तो हम 140 लिखते हैं, किसी की 141, 142, 156, 157, ऐसे इंडिविजुअली हर किसी को लिखते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे इंटरवल बना लेते हैं कि बिटवीन 120 टू 130, ठीक है। और यहाँ पे 130 टू 140, देन 142 हमने 150 ले लिया, 152, 160 एंड 162, 170। इस तरीके से हमने क्या किया, क्लास इंटरवल बना ली कि इसके अंदर मैक्सिमम 10 हाइट्स तो अपने आप ही आ गई। इंडिविजुअली लेने में डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक क्लास इंटरवल की फॉर्म में बना लेते हैं। अगर आपका पास डेटा है 3 है, 5 है, 10, 14, 12, तो हम अब इसमें सिंपल हम हमारे टेली मार्क बना लेंगे ऐसे, ये हमारे टेली मार्क्स बन गए। और इस तरीके से हमारा ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। तो ये सारी बातें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं डेटा की, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ये तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट के बेसिस पे। तो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। वो हमने न्यूमेरिकल मेजरमेंट के बेसिस पे किया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने पढ़ाया, आपको बताया था, इसमें आता है आपका सबसे पहले टाइम सीरीज। जब आप डेटा को किसी टाइम के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि एक फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, वो पुराने बहुत सारे ईयर्स का उसका डेटा कलेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ईयर लिखा कि उसने 2016 में कितना किया, 2017 में कितना किया, 2018 में कितना किया, किस किस आइटम पे, फूड पे उसने कितना एक्सपेंडिचर किया, उसने एजुकेशन पे कितना किया, और अदर आइटम्स पे उसने कितना किया, और उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जब आपका स्पेशल सीरीज। इसमें क्या हो रहा है कि आपने डेटा को डिवाइड किया है प्लेसेस की बेसिस पे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेट लिए हमने इंडिया की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमने डिफरेंट स्टेट्स ली, तमिलनाडु ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश ले लिया, कर्नाटका ले लिया, और उनका पॉपुलेशन डेटा लिया। तो ये क्या आता है, स्पेस, इनकी प्लेसेस की बेसिस पे जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड इज स्पेको टेम्पोरल सीरीज। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे उसमें तो क्या था, एक में हमने टाइम लिया, एक में हमने प्लेस लिया। इसमें हम डेटा ऐसे लेते हैं कि हमने स्टेट ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो ऐसे हमने प्लेसेस ली, प्लस हमने पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं। तो हमने चेक किया कि 1981 में कितना था और 1991 में कितना था। तो इसमें क्या किया, हमने स्टेट भी ली, मतलब हमने प्लेस भी ली है, और यहाँ पे हम टाइम भी ले रहे हैं, प्लेस प्लस टाइम दोनों को करके हमने जो डेटा निकाला यहाँ पे वो आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन सीरीज। इसमें क्या होता है, आपको कुछ कंडीशन दी गई होती है कि आपको इसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करना है। मान लो आपको बोला कि आपको टोटल पॉपुलेशन का डेटा फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें एक पास हमने डेटा लिया कि हमारे पास एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, आपके पास यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, कि इसकी है 2,90,000 और इसकी है 17,09,000, ठीक है। 29 लाख है, 17,09,000 है। फिर आपने देखा कि आपको एक कंडीशन दे दी गई, तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ब्लाइंड्स कितने हैं, आपको उसका डेटा निकालना है। नंबर ऑफ इंसेन कितने हैं, कितने लोग पागल हैं आपके यहाँ, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने ऐसे, आपको कुछ बेसिस दे दी गई, कुछ कंडीशंस दे दी गई कि आपको इनका डेटा फाइंड आउट करना है टोटल पॉपुलेशन में। तो ये होता है कंडीशन सीरीज। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. So I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. See you guys soon. Bye bye. Tata.